नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश पर चर्चा कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए गुर्जर प्रतिहार वंश की तीसरी क्लास लेके आया हूं, जिसमें अपन चर्चा करेंगे भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों पर। तो आप क्लास प्रारंभ होने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो चलिए अपन क्लास की ओर चलते हैं। दोस्तों, अपन आज बात करने वाले हैं भीनमाल के प्रतिहारों पर। आप सभी हेडिंग डाल दीजिए, भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। और दोस्तों, अपन ने गुर्जर प्रतिहार वंश में मंडोर के प्रतिहार पढ़ लिए थे और आज अपन भीनमाल के प्रतिहारों पर बात करने वाले हैं। और इसमें मैंने बताया था आपको कि अगर अपन उज्जैन के या अवंती के प्रतिहारों की बात करें, वो भी यहीं से निकले हैं, और कन्नौज के प्रतिहारों की बात करें तो भी कहाँ से निकले हैं? भीनमाल से निकले हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। बात करें अपन भीनमाल के प्रतिहारों की, तो सबसे पहला शासक कौन हुआ था इसमें? तो देखें, ये अपना भारत, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये अपना भारत है और इस भारत के यहाँ पर दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? भारत को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। अगर बात करूं मैं तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से निकलती है? 2 जिलों से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र है और ये अपना राजस्थान वाला क्षेत्र है। ये अपना राजस्थान वाला क्षेत्र है और राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है भीनमाल। कौन सा स्थान है विद्यार्थियों? भीनमाल। और ये भीनमाल किस जिले में पड़ता है वर्तमान? तो झालोर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? झालोर जिले में। और इसी भीनमाल के प्रथम प्रतिहार शासक हुए जिनका नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। और ये नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक क्या रहे थे? शासक रहे थे। तो बहुत सारी किताबों में आपको यहाँ पर 730 से 760 भी मिल सकता है। तो हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी के अनुसार 730 से 756 जो है वो सही है। ठीक है, तो ये जो नागभट्ट प्रथम थे, इन नागभट्ट प्रथम के समय अरबी आक्रमणों का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। भारत में अरबी आक्रमण कहाँ से हुए थे वो मैंने आपको बताया था कि भारत के पश्चिमी भाग से जो है अरबी आक्रमणों का प्रारंभ हुआ था। तो इनके समय, नागभट्ट प्रथम के समय अरबी आक्रमणों का क्या होता है? प्रारंभ होता है। और इन्हीं अरबी आक्रमणों से अपन बात करें तो इस नागभट्ट प्रथम ने इन अरबी आक्रमणों का सफलतम क्या किया विद्यार्थियों? सफलतम मुकाबला किया। सफलतम क्या किया? मुकाबला किया। इसीलिए एक प्रशस्ति है ग्वालियर प्रशस्ति और एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। उसमें इस नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का वास्तविक क्या बताया गया है? संस्थापक बताया गया है। वास्तविक संस्थापक बताया गया है। ठीक है, तो प्रश्न आए आपके कि भीनमाल के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो भी नागभट्ट प्रथम है। और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो भी नागभट्ट प्रथम है। लेकिन प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछे तो कौन है? हरिश्चंद्र है। ठीक है, तो अरबी आक्रमणों का सफलतम मुकाबला किया, इसीलिए इसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। और किस अभिलेख में माना गया है? तो 2 अभिलेख है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किस अभिलेखों में माना गया है? तो 2 है। एक तो है ऐहोल अभिलेख और एक आपके है ग्वालियर प्रशस्ति।
इसमें जो है नागभट्ट प्रथम को क्या माना गया है, जो है वास्तविक संस्थापक माना गया है। और किस अरबी आक्रमणकारी ने नागभट्ट प्रथम के समय आक्रमण किया था, तो यह बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जुनेद खां नामक अरबी आक्रमणकारी था। जुनेद खां ने नागभट्ट प्रथम पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। नागभट्ट प्रथम पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। तो आक्रमण करने वाला अरबी आक्रमणकारी कौन था, तो जुनेद खां। और जुनेद खां को इसने सफलतापूर्वक क्या किया था, पराजित किया था। आगे चलते हैं अपन। इसी नागभट्ट प्रथम की बात करें विद्यार्थियों, तो ये अपना भारत है और यहां पर भीनमाल में अधिकार किसका है, नागभट्ट प्रथम का, नागभट्ट का। और इस नागभट्ट के समय दक्षिणी भारत में बात करें अपन, तो मान्य खेत में राष्ट्रकूटों का आधिपत्य था। राष्ट्रकूट शासकों का क्या था, आधिपत्य था। और राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए थे जिनका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम हुआ था, दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट वंश के क्या कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पुत्र प्राप्ति हेतु एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। और इस यज्ञ का क्या नाम था, इस यज्ञ का नाम था हिरण्य गर्भदान यज्ञ। और ऐसा बताया जाता है कि इस हिरण्य गर्भदान यज्ञ में इसने इस यज्ञ की रक्षा के लिए प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को आमंत्रित किया था। और ये यज्ञ कहाँ करवाया गया था, तो ये यज्ञ करवाया गया था उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ पड़ता है, एमपी में। तो उज्जैन में ये यज्ञ करवाया गया था। तो नागभट्ट को यहाँ पर द्वारपाल की हैसियत से उज्जैन में क्या किया था, इसे न्योता दिया था। इस यज्ञ में आने का क्या दिया था, इसे न्योता। तो उज्जैन में इस यज्ञ की संरक्षण के लिए, इस यज्ञ की रक्षा के लिए कौन आता है, नागभट्ट प्रथम आता है। और नागभट्ट का कार्य इस यज्ञ में इतना अच्छा रहता है कि इसके कार्य से, नागभट्ट प्रथम के कार्य से राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग बड़ा प्रभावित होता है। और प्रभावित होकर नागभट्ट प्रथम को इसने क्या किया, इस दंती दुर्ग की एक बहन थी, जिसका नाम था कनकावती। जिसका नाम क्या था, कनकावती। इस कनकावती का विवाह किसके साथ करवा दिया था, नागभट्ट प्रथम के साथ करवा दिया। और इसे इस उज्जैन को इसे किसमें दे दिया था विद्यार्थियों, इसे दहेज में दे दिया था। किसमें दे दिया था, दहेज में। इसीलिए नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को तत्कालीन समय की शिक्षा राजधानी थी तत्कालीन समय की। तो इस उज्जैन को अपनी क्या बनाया था, इसने राजधानी बनाया था। तो भीनमाल जो है, यहां पर देखें आप, यहां पर जो भीनमाल है, ये भीनमाल जो है नागभट्ट प्रथम की प्रारंभिक राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी। तो प्रश्न ऐसा है कि नागभट्ट प्रथम की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो भीनमाल। लेकिन इसने दंती दुर्ग को प्रसन्न करके जो है उज्जैन को अपने दहेज में प्राप्त किया, इसकी बहन कंकावती से विवाह किया और इस शिक्षा नगरी को अपनी क्या बनाया था, इसने राजधानी बनाया था। इस नागभट्ट प्रथम की कुछ उपाधियां भी है, वो भी आप ध्यान रखें। नागभट्ट प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, वो भी देख लेते हैं अपन। नागभट्ट प्रथम, और इसने उपाधियां धारण की थी विद्यार्थियों, इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, तो इसे नागावलोक के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। एक उपाधि इसकी कौन सी थी, नागावलोक। और नागावलोक का अर्थ क्या होता है, नागावलोक का अर्थ होता है राम राज्य शासन। यानी ऐसे नागभट्ट प्रथम का ऐसा शासन था जिस प्रकार से भगवान राम का शासन था। इसीलिए राम राज्य शासन के भांति किसका शासन बताया गया है, नागभट्ट प्रथम का। इसीलिए इसे नागावलोक की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। दूसरी उपाधि की बात करूं तो इसे नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है। एक इसकी उपाधि मानी जाती है मलेच्छु का नाशक। मलेच्छु का नाशक क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसने अरब आक्रमणकारी
जुनेद खां को इसने क्या किया था, पराजित किया था और अरब आक्रमणकारियों से सफलतम मुकाबला किया था, इसीलिए इसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। एक उपाधि इसकी इंद्र के दंभ का नाशक, इंद्र के दंभ का नाशक, यानी इंद्र जो कि देवताओं के देवता है, इंद्र भगवान, उनके घमंड को इसने चकनाचूर किया था, एक तरह से ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसे नागभट्ट प्रथम को जो है इंद्र के दंभ का नाशक की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है। इस नागभट्ट प्रथम के बाद में बात करें अपन, तो नागभट्ट प्रथम के बाद जो है इसका भतीजा कौन था, इसका भतीजा था कुकस्त। इसका भतीजा कुकस्त क्या बनता है, शासक बनता है। कौन शासक बनता है, कुकस्त। और ये जो कुकस्त था, इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है विद्यार्थियों, क्या बात याद रखनी है, कुकस्त। ककुस्त, ठीक है, शासक कौन है, ककुस्त। और इस ककुस्त की एक बात याद रखनी है आपको कि इसने मंडोर कहां पड़ता है, जोधपुर में। इस मंडोर जोधपुर में विजय स्तंभ का, किसका, विजय स्तंभ का क्या करवाया विद्यार्थियों, निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का क्या करवाया इसने, निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये जो विजय स्तंभ है, मंडोर स्थित विजय स्तंभ को राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ माना गया है। दूसरा क्या माना गया है, विजय स्तंभ माना गया है। तो यहीं पर आप पहला कौन सा है, तो पहला आप ध्यान रखें, पहला राजस्थान में जो विजय स्तंभ है वो बयाना के अंदर है। और बयाना कहाँ पड़ता है, आपके भरतपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंदर। और इस बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने, जो है जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण बयाना भरतपुर में करवाया था। और ये राजस्थान का प्रथम क्या है, विजय स्तंभ है। प्रथम क्या है, विजय स्तंभ है। और दूसरा विजय स्तंभ कहां पर है, तो दूसरा विजय स्तंभ आपके मंडोर जोधपुर में है। लेकिन अपन तो राजस्थान के विजय स्तंभ की बात करें तो अपन चित्तौड़ में पढ़ते हैं। अपन किस में पढ़ते हैं, चित्तौड़ में, जिसका निर्माण 1437 में सारंगपुर युद्ध विजय की स्मृति में, ठीक है। एक विजय स्तंभ कहां पर है, तो एक विजय स्तंभ है आपके चित्तौड़ में। कहां पर है, चित्तौड़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया। और इस महाराणा कुंभा ने 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध में पराजित कर इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो एक विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। लेकिन राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां पर है, मंडोर के अंदर है, जिसका निर्माण प्रतिहार शासक जो है ककुस्त ने जो है करवाया था। और ये नागभट्ट प्रथम का क्या था, भतीजा था। आगे बात करें अपन, तो इस ककुस्त के बाद में जो शासक कौन बनता है, ककुस्त के बाद में शासक बनता है, कुकस्त के बाद में शासक बनता है विद्यार्थियों इसका छोटा भाई देवराज। कौन शासक बनता है, देवराज। इसका छोटा भाई देवराज जो है शासक बनता है। और इस देवराज का जो पुत्र हुआ था, इस देवराज का पुत्र हुआ था जिसका नाम था वत्सराज प्रतिहार। और ये वत्सराज प्रतिहार जो है, ये प्रतिहार वंश का पहला प्रतापी क्या हुआ था, शासक हुआ था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कौन, आपके वत्सराज प्रतिहार। तो अब अपन बात करने वाले हैं वत्सराज प्रतिहार के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए आप, वत्सराज प्रतिहार। सबसे पहले अपन इनकी उपाधियों पर बात कर लेते हैं। इनकी उपाधियां कौन कौन सी है, तो वत्सराज प्रतिहार की उपाधियां याद करोगे आप। एक तो याद करनी है आपको जय वराह। कौन सी करोगे, जय वराह। एक याद करोगे आप, एक क्षत्रिय पुंगव। एक तो जय वराह और एक
एक क्षत्रिय पुंगव, जो है उपाधियां किसकी थी आपके, तो आपके वत्सराज प्रतिहार की। आगे बात करें अपन तो वत्सराज प्रतिहार, ये आपका भारत है, ये भारत है और यहां पर ये आपका राजस्थान भीनमाल क्षेत्र पड़ता है। भीनमाल, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका, भीनमाल क्षेत्र पड़ता है। और भीनमाल का शासक कौन है अब, वत्सराज प्रतिहार, वत्सराज प्रतिहार। और वत्सराज प्रतिहार कब से कब तक शासक था, तो ये शासक था आपके 783 से 795 ईस्वी तक क्या रहा था, ये शासक रहा था। अब विद्यार्थियों इस वत्सराज के समय की बात करूं मैं, तो वत्सराज के समय जो है प्रतिहार शासक थोड़ा कमजोर पड़ गए, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के समय ककुस्थ और उसके बाद में देवराज शासक बने थे, लेकिन वो इतने योग्य शासक नहीं थे। इसीलिए और लगातार अरबी आक्रमण जो है वो चली रहे थे, तो इसीलिए प्रतिहार साम्राज्य को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा, यानी प्रतिहार साम्राज्य थोड़ा कमजोर हो गया था। किसके समय आते आते, वत्सराज के समय आते आते। तो वत्सराज ने क्या किया, वत्सराज ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए क्या रणनीति अपनाई थी, तो इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया, उस पर बात कर लेते हैं अपन। तो विद्यार्थियों उत्तरी भारत में दो विशाल नदियां बहती है, एक नदी का नाम तो क्या है, एक नदी का नाम तो है गंगा, एक नदी का नाम तो क्या है विद्यार्थियों, गंगा, एक नदी का नाम तो है गंगा और एक नदी का नाम क्या है, यमुना। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, दो आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो आब कहा जाता है। 5 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, पंजाब कहा जाता है। उसी प्रकार से दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। और इसी दोआब में एक विकसित साम्राज्य था जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों कन्नौज। और इस कन्नौज यूपी के शासक हुए थे 606 से लेकर 647 तक, 647 ईस्वी तक महान शासक हुए थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, जिनका नाम क्या था, हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन की 647 में क्या हो जाती है, मृत्यु। और इसके बाद में कन्नौज पर आयुध वंश का शासन होता है और इस आयुध वंश के शासक होते हैं जिनका नाम था इंद्रायुध। क्या नाम था, इंद्रायुध। और ये इंद्रायुध जो है एक अयोग्य शासक होता है। कैसा शासक होता है, अयोग्य शासक, जो कि किसके समकालीन था, अयोग्य शासक। इधर लिख देता हूं मैं पहले, अयोग्य शासक। कैसा शासक हुआ था, अयोग्य शासक हुआ था, जो कि किसके समकालीन था विद्यार्थियों, जो कि वत्सराज प्रतिहार के समकालीन था। तो कन्नौज एक विकसित राज्य था, तो वत्सराज प्रतिहार ने अपने कमजोर हुए साम्राज्य को विकसित करने के लिए इसने क्या रणनीति अपनाई कि क्यों न मैं कन्नौज के अयोग्य शासक इंद्रायुध को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लूं और अपने साम्राज्य को क्या कर लूं, मैं विकसित कर लूं। इसी रणनीति के तहत वत्सराज प्रतिहार ने क्या किया था, इस वत्सराज प्रतिहार ने किस पर आक्रमण कर दिया विद्यार्थियों, इंद्रायुध पर। इस पर आक्रमण कर, इंद्रायुध पर आक्रमण कर इसे क्या किया, पराजित किया। इसे क्या किया, पराजित किया। और पराजित करके वत्सराज ने किस पर अधिकार कर लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और इसी समय अब वत्सराज की कन्नौज विजय जो है इसके समकालीन जो साम्राज्य थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। और ऐसे ही समकालीन राज्यों में एक पूर्वी भारत में, पूर्वी बंगाल में यानी पूर्वी भारत में एक साम्राज्य था पाल वंश। ठीक है, पाल वंश। और पाल वंश का संस्थापक तो था गोपाल पाल, लेकिन वत्सराज के समकालीन पाल वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था विद्यार्थियों धर्मपाल। क्या नाम था, धर्मपाल। इस धर्मपाल ने सोचा अरे कि यार वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। इसीलिए इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए धर्मपाल ने किस पर आक्रमण कर दिया, वत्सराज पर क्या किया, आक्रमण किया। लेकिन धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन एक युद्ध हुआ था मुंगेर का युद्ध। किस युद्ध में, धर्मपाल मुंगेर के युद्ध में क्या हुआ, पराजित हुआ। मुंगेर का युद्ध,
इस मुंगेर के युद्ध में वत्सराज से पराजित हो गया और अपने साम्राज्य को भी खो बैठा, क्योंकि वत्सराज ने किस पर अधिकार कर लिया, तो जो है बंगाल तक जो है, क्योंकि बंगाल का शासक था ये, ठीक है, बंगाल में पाल वंश का शासन था, तो इस बंगाल तक अपने साम्राज्य को वत्सराज ने क्या कर लिया, जो है विस्तार कर लिया। लेकिन क्या होता है कि यही चीज जो है दक्षिणी भारत के एक शासक थे, दक्षिणी भारत के एक शासक थे मान्यखेत के, जिस पर अपन ने बात की थी अभी, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश था विद्यार्थियों? राष्ट्रकूट वंश। और इस राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उस समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। और ध्रुव ने देखा कि ऐसे तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो इसीलिए ध्रुव ने क्या किया, इस ध्रुव ने वत्सराज पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल तो पराजित हो गया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव क्या हो गया, विजय हो गया। और इस ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसीलिए कन्नौज से पुनः कहां आ गए वत्सराज? भीनमाल आ गए। कहां आ गए? भीनमाल। तो इस प्रकार से जो है वत्सराज के हाथों में आया हुआ कन्नौज वापस पुनः इसके हाथों से क्या हो गया, निकल गया। लेकिन इस कन्नौज साम्राज्य को लेकर 3 वंशों के मध्य लड़ाई क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ये 3 वंश कौन कौन से थे? तो यहीं से, इसी युद्ध से कौन सा संघर्ष शुरू होता है विद्यार्थियों? तो इसी युद्ध से एक संघर्ष शुरू होता है जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। यहीं से कौन सा संघर्ष प्रारंभ होता है? तो यहां से त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ होता है, जो किसके मध्य हुआ था? जो एक तो प्रतिहार, एक पाल और एक राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों के मध्य जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और ये तीनों वंशों के मध्य जो है ये संघर्ष लगभग 100 वर्ष से भी अधिक, 100 वर्ष से भी अधिक तक जो है चला था। यानी बहुत सारी गाइडों में 150 वर्ष लिख रखा है, तो ये 100 वर्षों से भी जो है अधिक क्या हुआ, चलता रहा। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में राजस्थान के किस राजवंश ने हिस्सा लिया था? तो आप ध्यान रखें, गुर्जर प्रतिहार वंश ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था, भाग लिया था। यहां पर एक चीज और आप याद रखें, इसकी एक उपाधि और लिख लेवे, रणहस्तिन। इसे युद्ध का हाथी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जबकि जयवराजु उपाधि है, इसे इसके दरबार में एक दुग्गल नामक पंडित था, दुग्गल नामक ब्राह्मण ने जो है यानी वत्सराज को जयवरा की क्या दी थी, उपाधि दी थी। और रणहस्तिन इसकी उपाधि युद्ध के हाथी के नाम से भी इसे क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो इस प्रकार से अपन आगे बात करें तो ये जो वत्सराज था, इस वत्सराज ने वैष्णव धर्म को, किसको? वैष्णव धर्म को क्या दिया था? वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था। लेकिन आगे आप बात याद रखें कि ये स्वयं शैव मत का, यानी भगवान शिव का क्या था, अनुयायी था। इसी वत्सराज के समय इसने कन्नौज पर अधिकार किया और पुनः कन्नौज इसके हाथों से क्या हो गया था, पुनः कन्नौज हाथों से निकल गया। इसी वत्सराज के समय महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। इन महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण कहां पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। इसी वत्सराज के समय एक बलि प्रबंध, संस्कृत में एक बलि प्रबंध ग्रंथ की क्या की गई थी, रचना की गई थी। संस्कृत भाषा में
जो है बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना की गई थी। इसी ग्रंथ से अपने को गुर्जर प्रतिहार वंश में सती प्रथा, कौन सी प्रथा विद्यार्थियों? सती प्रथा की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ में मिलती है? बलि प्रबंध ग्रंथ में मिलती है। इसी वत्सराज के समय वत्सराज के दरबार में दो विद्वान थे। एक का नाम तो था विद्वान, कौन कौन से विद्वान थे? तो एक का नाम तो था उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी। और इस उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है? कुवलय माला। और दूसरा ग्रंथ लिखा था एक और विद्वान थे जिनका नाम था जीन सेन सूरी। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हरिवंश पुराण। कौन सा ग्रंथ लिखा था? हरिवंश पुराण। तो इस प्रकार से जो है वत्सराज के दरबार में दो दरबारी विद्वान थे, एक उद्योतन सूरी और एक जीन सेन सूरी। आगे बात करूं मैं वत्सराज के बारे में, तो इसने राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का। यहाँ पर आपके भीनमाल पड़ता है। और भीनमाल के राजा कौन थे? तो वत्सराज प्रतिहार थे, वत्सराज प्रतिहार। और इसी वत्सराज प्रतिहार ने जोधपुर के अंदर, कहाँ पर? जोधपुर यानी मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम है सचिया माता का मंदिर। सचिया माता का मंदिर। और ये सचिया माता का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ओशिया जोधपुर में। कहाँ बनाया गया है? ओशिया जोधपुर में। और ये जो मंदिर है, अगर इस मंदिर की बात करूं मैं, सचिया माता के मंदिर की, तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली, ये महामारू शैली और ये पंचायतन शैली में क्या है? बना हुआ है। और ये जो सचिया माता है ये ओसवाल जाति की, किस जाति की? ओसवाल जाति की क्या है? ये कुल देवी है। और इसी ओशिया माता के मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। सूर्य मंदिर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में सूर्य मंदिरों की, तो नोट लगाकर आप लिख सकते हैं, एक सूर्य मंदिर कहां पर है? तो एक सूर्य मंदिर है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। सूर्य मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में है। एक सूर्य मंदिर कहां पर है? एक सूर्य मंदिर है आपका झालरापाटन कहां पड़ता है? झालावाड़। यहां पर भी सूर्य मंदिर है जिसे 7 शैलियों का मंदिर या सप्तरत्न मंदिर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है। यहीं एक और सूर्य मंदिर कहां पर है? तो एक गलता, एक सूर्य मंदिर कहां पर है? तो गलता सूर्य मंदिर। राजस्थान में सूर्य मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। एक सूर्य मंदिर है गलता जयपुर जी के अंदर। कहां पर है? गलता जयपुर के अंदर। और एक 9 ग्रहों का सूर्य मंदिर, 9 ग्रहों का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो 9 ग्रहों का सूर्य मंदिर की बात करूं मैं, तो यह है आपके 9 ग्रहों का सूर्य मंदिर की बात करूं तो यह है आपके किशनगढ़। कहां पर पड़ता है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पर पड़ता है? अजमेर में। तो यहां पर भी क्या है? सूर्य मंदिर। इस वत्सराज के बाद बात करूं मैं, तो वत्सराज के बाद में विद्यार्थियों शासक कौन बना था? तो अपन पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय को। लेकिन इस नागभट्ट द्वितीय की बात करने वाले हैं अपन कल। तो यहां तक जो है आज अपन ने प्रतिहार वंश के बारे में 2 शासकों के बारे में पढ़ लिया था, एक तो नागभट्ट प्रथम और एक वत्सराज के बारे में। कल अपन इस सेशन को खत्म करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश को, और इसमें अंतिम शासक जो है यशपाल है, वहां तक अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।